चलो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग, हमारे पास 1900 में पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का कितना था? पूरे वर्ल्ड का जो 2 बिलियन, ठीक है, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। अब ये कितना चला गया हमारे पास 2000 में, देखो 100 सालों में कितना हो गया ये 6 मिलियन, सिर्फ 100 ईयर में 3 टाइम्स बढ़ गया। और ये कब हो गया 2000 में। अब ये 2011 में देखो कितना हो गया 7.2 बिलियन, 2011 के सेंसस रिपोर्ट में। अब इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम क्या था देखो, यानी 1947, 350 मिलियन था सिर्फ। अब ये कितना पहुंच गया 2000 में, सिर्फ कुछ ही साल में 1 बिलियन, जबकि पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 100 साल में इतना पहुंचा है। ये 350 मिलियन था, इससे इतना गुना तुरंत बढ़ गया इंडिपेंडेंस के टाइम। इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे पास, इंडिपेंडेंस के बाद, उसके पहले और कुछ 10 सालों तक या 20 सालों तक मान लो, 1967 तक थोड़ी इश्यूज थी हमारे पास। उस टाइम तक इंडिया के पास कुछ भी नहीं था, सब गरीब थे। सबके 95% सब जनता गरीब थी, भूखमरी 80-90% से अधिक था, कुछ भी नहीं था। उस केस में हमारे पास कोई भी डिवाइसेज, कुछ भी नहीं था, इसीलिए वहां पे हमारे पास इनिशियल डेज में बहुत लोग एक्सपायर करते थे। उसके बाद से हमारे पास धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, धीरे धीरे चीजें आई, अलग अलग मेडिकेशन हुई, मेडिकल फैसिलिटी बहुत बढ़ी। आज आज भी बढ़ती जा रही है कंटिन्यूअस, लेकिन अलग अलग चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पे अलग अलग चीजें अल्टीमेटली बढ़ने के बाद इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ गए कि हमारे पास पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर देता है, क्योंकि हम लोग बहुत ही सुचारू रूप से सब कुछ को केयर करने लगे। अब यानी देखा जाए, हमारे पास एक नॉर्मल सा डाटा है जो एनसीईआरटी में लिखा है, उसको आप लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। 2011 के सेंसस रिपोर्ट, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 13 साल पुरानी बात है बस। पॉपुलेशन रेट कितना था? पॉपुलेशन रेट लेस देन 2%, यानी डेट इज कितना था एक साल में, पर 1000% पे 20 लोग क्या हो जा रहे थे, इंक्रीज हो जा रहे थे। इसकी वजह से ये क्या था, एक तरह से 2% दिख रहा है कम, बट ये वैल्यू है क्या, ज्यादा। बहुत तेजी से क्या हो रहा था, हमारे पास ग्रो करता था। अब वही पढ़ेंगे कि हमारे पास पॉपुलेशन इतना तेजी के साथ ग्रो हो गया, तो उसके रीजन क्या थे। रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन हेल्थ फैसिलिटीज। ध्यान रखना, मैंने पूरे हेल्थ की बात की, मैंने पहले बताया कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं बढ़ा था, ऑल टोटल हेल्थ बढ़ गया था। जितने भी पैंडेमिक डिजीज थी, सबके ट्रीटमेंट से लेकर सब कुछ हो गया था। एंड बेटर लिविंग कंडीशन, इसमें क्या था, रैपिड डिक्लाइन इन, ये इम्पोर्टेंट है कि अपने से दिमाग लगा के ऑप्शन नहीं लगाएगा, क्यों बढ़ा, क्यों हमारे। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर है सभी को? किसी को क्लियर नहीं आ रही क्या? अरे बाकी लोग बोल दो भाई, कट कट के आ रही है। सर दबी दबी आ रही है आपकी। किसी का भी आ रही है? यस सर। पहले बोल देते, कभी कभी क्या हो जाता है समझ नहीं सर आता। अभी आएगी अभी हुआ सर, सही है। अब सही हाँ है। सर अब सही है।
चलो देखो, रैपिड डिक्रीज इन डेथ, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ, किसका? डेथ रेट, इस चीज का डेथ रेट रैपिड डिक्लाइन हो गया, MMR एंड IMR। ऐसे भी लिख के ऑप्शन में आ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए MMR क्या होता है और IMR का होता है। IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टालिटी रेट। और दूसरा क्या होता है हमारे पास? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये हो गया हमारे पास MMR और IMR। ये एक रीजन था। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज था, ये तो मरने का कम। उसके अलावा हमारे पास कोई भी, लोगों के पास हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं था कि वो कैसे हम लोग डील करें किससे, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। लाइक वो लोग कंट्रासेप्शन मेथड नहीं पता था उन्हें, जिसके वजह से नंबर ऑफ चाइल्ड पर पर्सन, मतलब पर फैमिली, पर पेरेंट्स, ढेर सारे बच्चे होते थे, क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था। तो ये भी एक तीसरा रीजन था कि यानी कोई भी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं थी। डेट टाइम तो हमारे पास नो अवेयरनेस रिगार्डिंग बर्थ कंट्रोल। इवन 1990 के आसपास से एक प्रोग्राम चला था। डेट टाइम वहाँ पे हर टीवी चैनल्स पे, रेडियो पे कंपलसरी किया गया। उसके पहले वो भी कंपलसरी नहीं था। नो, 1990। तो उस टाइम से भी बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ा। जब 2011 का सेंसस हुआ, तब जाके लोग थोड़े से सीरियस हुए 2011 के बाद। हालांकि उसके पहले एक प्रोग्राम 1990 में चल गया था, क्योंकि हर एवरी 11 ईयर्स पे होता है। तो उस केस में हमारे पास देखा गया था कि 90, क्योंकि उस समय भी बहुत सबके घर में टीवी नहीं होते थे। ऑल्दो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, बट फिर भी बहुत लोग के घर में टीवी नहीं होते थे 90s के जमाने में। तो उस केस में हमारे पास क्या हुआ था कि फिक्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम चलाए गए थे, हर टीवी पे एड्स दिखाए गए थे हमारे पास, अलग अलग वे में समझाने के तरीके से, रिगार्डिंग बर्थ कंट्रोल। उन्हें पता ही नहीं था। इस वजह से ये तीन मेन रीजन थे जिसके वजह से हमारे पास पॉपुलेशन एक्सप्लोड किया। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपुल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। अब इसका मतलब, इसी 12th में भी हम लोग पढ़ेंगे, एक एज स्ट्रक्चर होता है, एज पिरामिड, ह्यूमन एज पिरामिड। तो जो अभी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री था और अभी भी डेवलपिंग है, तो उस जहां भी डेवलपिंग कंट्री होती है, उनका जो हमारे पास एज पिरामिड क्या होता है कि इस केस में यहाँ पे बूढ़े भी कम, बूढ़े सबसे कम होते हैं, बच्चे हमारे पास ज्यादा, और एडल्ट भी ज्यादा होते हैं। तो ये हमारे पास इंडिया का क्या है, एज पिरामिड ऐसा है। जैसे जापान में जाओगे, चाइना में जाओगे, वहां पे बूढ़े लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे। बट इंडिया में क्या था, डेट टाइम से हमारे पास इंक्रीज इन नंबर, हमारे पास रिप्रोड्यूसिबल एज के लोग ज्यादा थे, जिसके वजह से भी हमारे पास क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोड किया। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि हमारे पास इतना ज्यादा जब पॉपुलेशन हो गया, प्रॉब्लम क्या होगी, पॉपुलेशन तो बढ़ गई, मेन प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ने के इम्पैक्ट क्या होंगे। तो इम्पैक्ट बहुत सिंपल सा है, बहुत ही छोटा सा इम्पैक्ट है। बस छोटा देखने के लिए तीन वर्ड है, लेकिन ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तीन चीज की कमी हो जाती है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक है, ये तीनों चीज की क्या हो सकती है, हमारे पास शॉर्टेज हो सकती है। किसका? फूड का, शेल्टर का, क्लॉथिंग का। अब इन तीनों चीज के शॉर्टेज होने की वजह से चौथा चीज नया जन्म लेता है, डेट इज कंपटीशन, या फिर किसी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी। तो यानी कि जब किसी चीज का, अगर मान लो किसी के पास सफिशिएंट फूड है, सफिशिएंट शेल्टर है, तो कोई एक दूसरे से लड़ेगा ही नहीं, कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। तो यानी कि इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली जाके ये भी एक प्रॉब्लम कॉज कर जाती है। तो अब इस चीज की वजह से क्या हुआ हमारे पास, अब हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे। आखिर हो तो गया, अब हम लोग इसको कैसे कंट्रोल मेजर्स है, जब हमारे पास पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गया, तो हमारे पास कंट्रोल मेजर्स क्या है। ठीक है, तो कंट्रोल मेजर्स में हमारे पास गवर्नमेंट बहुत ही इनिशिएटिव ली। और उसके बाद पंचायत कौन कौन देखा है? पंचायत किसी ने देखा है, सुना है? यस सर।
चलो तो अभी मैं उसका एक कुछ पेट डायलॉग लूंगा, वो भी लिखूंगा। होप सो, मतलब थोड़ा सा कोई भी ऐसा पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो अब हमारे पास, सचिव जी बिल्कुल, कंट्रोल मेजर्स क्या थे? कंट्रोल मेजर्स, पहला था हमारे पास मोटिवेट फैमिली, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज हो, मेंबर कितने हो टोटल? 4, यानी हम दो, हमारे दो, हम दो, हमारे दो, ठीक है। V2 आवर 2, अंग्रेजी में बोले तो V2 आवर 2, ताकि क्या पॉपुलेशन कंट्रोल हो। और इसके अलावा और भी चला, तो हमारे पास क्या कर दिया, वन चाइल्ड नॉर्म। क्या कर दिया गया हमारे पास, मेनी कपल क्या कर लेते हैं कि एक बच्चा करते हैं, एक बच्चे को क्या अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे बच्चे जो ऑर्फन चाइल्ड है उनको क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। या फिर बहुत लोग ये भी फॉलो करते हैं V2 1 चाइल्ड, ये भी फॉलो करते हैं। इसके अलावा हमारे पास, मैं इसलिए वो बोला कि हमारे पास पंचायत, अगर कोई सीजन 2 देखा होगा तो उसमें लिखा था, 2 बच्चे में थी खीर। मैं इसलिए मुझे याद है क्योंकि मैं अभी रिसेंट देख रहा था उसका 3 सीजन। 2 बच्चे में थी खीर, बाकी बाबा शेर। ये ऐसे स्लोगन हार्श इसीलिए लिखे जाते हैं ताकि लोगों को फर्क पहुंचे। हार्श लिखने के पीछे रीजन है, ऑल तो किसी को बुरा लग सकता है, बट ये जानबूझ के लिखा जाता है बाय द गवर्नमेंट, ताकि कोई भी वो ना हो। हार्श लिखने के पीछे यही रीजन है, ताकि लोग समझें। उससे अधिक क्या होती है, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास अगर मान लो कि इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ नहीं है उस फैमिली के पास, अगर नंबर ऑफ चाइल्ड होंगे तो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, वो प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाएगा, प्रॉपर उसको फूड नहीं दे पाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक प्रॉपर ग्रोथ को नहीं अचीव कर पाएगा, प्रॉपर प्रॉपर ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजों को प्रॉब्लम फेस करने से अच्छा क्या हो कि हम लोग उसको पहले ही हटा दे, पहले ही क्या कर दे, ऐसी प्रॉब्लम ही ना होने दे। तो ये सब हमारे पास अलग अलग इनिशिएटिव लिया गया बाय द गवर्नमेंट। और क्या किया गया, लीगल वो कर दिया गया। पहले एज कम था, अब एक एज को थोड़ा और बढ़ा दिया गया। कितना कर दिया, एज 18 ईयर्स कर दिया गर्ल्स का मिनिमम मैरिज। मैरिज एज कितना कर दिया, 18 ईयर्स फॉर द गर्ल्स, और 21 ईयर्स फॉर द किसको कर दिया, बॉयज। ताकि क्या हो, गर्ल्स नहीं बना, फॉर द बॉयज, ताकि हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज क्या हो जाए, कम हो जाए। रिप्रोडक्टिव एज क्या हो जाए, कम हो जाए। पहले के जमाने में लोग 16 साल के वर्ष में शादी कर लेते थे, 18 तक उनके पास एक बच्चे हो जाते थे, 19-20 ऐसे तो ढेर सारे बच्चे हो जाते थे। तो उस केस में हमारे पास क्या हुआ, इस एज को भी क्या कर दिया गया, लीगली कम कर दिया गया। लीगली क्या कर दिया गया हमारे पास, कम कर, सॉरी, उस एज को बढ़ा दिया गया, जिसके वजह से हम, एज बढ़ाया गया जिसके वजह से रिप्रोडक्टिव एज जो है वो घट गया। ऑब्वियसली बात है, जैसे आप सभी को पता है, 40 मतलब 45 से लेके हमारे पास 55 ईयर तक क्या होता है, मेनोपॉज वाली कंडीशन हो जाती है फीमेल्स में। तो उसके बाद ऐसे ही नहीं, वो तो एक मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ, कुछ टाइम बाद 30 के बाद ऐसी, 35 के बाद ऐसी प्रॉब्लम प्रॉब्लम होने लगती है। तो उस केस में क्या हुआ, हमारे पास कोई चाह के भी नहीं कर सकता है। इसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड को बहुत ही ज्यादा बढ़ाया गया। ये था कंट्रोल मेजर। और कंट्रोल मेजर्स का एक इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया अवेयरनेस फैलाने के लिए। ये जितने भी दिया गया है ये दोनों सब अवेयरनेस के लिए था। किसके लिए था, अवेयरनेस के लिए। क्या था ये अवेयरनेस, ये क्या था, लीगल। दो टाइप से गवर्नमेंट आप पे बर्डन डाली, एक अवेयरनेस फैला के और दूसरा लीगलाइज कर दिया। ये मिनिमम एज है, अगर इससे पहले आप शादी करते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इस चीज से क्या हो गया, लोग थोड़े डर गए और थोड़े समझदार हो गए। बोलते हैं ना, जो ऐसे नहीं सुनता उसको किसी और मेथड से सुनाना पड़ता है, वही चीज था। और कंट्रोल, दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया हमारे पास, डेट इज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव।
यानी कि जब हम लोग कंट्रोल मेजर्स करेंगे तो कॉन्ट्रासेप्शंस को कैसे डील करना है। एक वर्ड आता है कॉन्ट्रासेप्शन, सिंपल होता है प्रिवेंट प्रेगनेंसी। वन वर्ड में बोले तो प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ये था हमारे पास मेन इम्पोर्टेंट थिंग जो कंट्रोल किया बर्थ कंट्रोल को, या जिससे हम लोग बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब भी हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन की बात आती है तो कॉन्ट्रासेप्शन से बहुत सबसे पहले क्या आती है, मिथ। पहले के जमाने में, आज के जमाने में भी लोगों में मिथ होती है, तो सबसे बड़ी रहस्य की बात है ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पे क्या है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये क्या हमारे ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, मिथ क्या थी हमारे पास कि पहले जो हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन मेथड बताया गया उस पे लोगों का ट्रस्ट नहीं था। जो भी हमारे में टीवी में ऐड चलाए गए, रेडियो पे ऐड चलाए गए, पहले रेडियो आता था, अभी किसी किसी घर में होगा, या फिर पहले के टाइम पे रेडियो पे लोग मैच बहुत सुनते थे, तो वहां पे रेडियो पे तो हर मैच के बाद आ जाता था सहेली का प्रचार, अलग अलग पता नहीं क्या क्या, हर ओवर के बाद, सॉरी। तो वो सारी चीजें हमारे पास क्या हो गया कि उस पे लोगों का ट्रस्ट ही नहीं था। कुछ लोग ट्रस्ट कर पाते थे तो किसी में साइड इफेक्ट हो जाते थे, किसी में प्रॉपर गाइडेंस नहीं थे, इसलिए लोग उससे डर गए और लोग उसका यूज करने से बचते थे। तो यानी कि प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का। मान लो हमारे पास कोई आइडियल आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, देखो हो या ना हो लेकिन हमारे पास आइडियल लो, लेकिन ऐसा है हमारे पास आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव सबसे अच्छा है तो डेट इज कॉन्डम इज द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हम लोग मानते हैं, क्योंकि उसके जितनी भी सारी चीजें हैं सब कुछ फॉलो अप करता है। देखो सबसे पहले हमारे पास आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए पहला होता है यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली यानी यूज करने में वो इजी हो, नेक्स्ट हो इजिली अवेलेबल हो, इजिली अवेलेबल हो, और क्या हो, यूजर फ्रेंडली इजिली अवेलेबल, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमिकल हो ताकि सभी लोग उसको क्या परचेज कर पाए, इतना ज़्यादा नहीं कॉस्टली हो कि उससे सभी लोग परचेज भी ना कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्टिव हो और रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब कोई पर्सन है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज कर लिया तो ऐसा ना हो कि आगे वो बच्चा ही पैदा ना कर पाए, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल होना चाहिए। ये हो गया हमारे पास नॉर्मल प्रॉपर्टी। और क्या हो सकता है हमारे पास, नो और लिस्ट साइड इफेक्ट, नो और लिस्ट साइड इफेक्ट हो उसका। तीसरा क्या होना चाहिए हमारे पास, सेक्सुअल एक्टिविटी को, सेक्सुअल डिजायर एक्टिविटी को इंटरफेयर करना करें, नॉट इंटर, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास इन अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई इंटरफेरेंस पैदा करता है तो उस केस में भी लोग इसको लेने से हेजिटेट करेंगे। तो ये हमारे पास एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं जो कि हमारे पास अलग अलग कई सारे मेथड्स हैं, तो जिसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है कितने टाइप के हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। बाकी हम लोग जितने बेसिक चीज पढ़े दे आर द मोर और लाइक जस्ट स्टोरी टाइप्स, जिसमें कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। ये वाला जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी इसको हम लोग लिखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रा मेथड्स। यहाँ से ले लो, दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, दो क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसको एक बार भी पढ़ना मत, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको समझ लेना, एक बार पढ़ लेना, ऐसा कुछ टफर नहीं है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, इजी इजी है। तो बट इसे एज इट इज याद रखना है, कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है, कोई भी चीज नहीं समझ में आए तुरंत पूछना, क्योंकि जो लाइंस लिख के आते हैं थोड़े मतलब कहानी बन के आ जाते हैं, लंबे लंबे लाइंस लिख के आएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, स्पेशली नेचुरल वाला बात करें तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी बात ही कर रहा है। तो एग्जैक्टली समझना, नहीं किसी को समझ में आएगा तुरंत पूछना,
सबसे पहले हमारे पास आता है, देखो कितने मेथड है उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, कुछ अलग से नहीं है, जो एनसीईआरटी में वही उसी सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। पहला है हमारे पास नेचुरल, या इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा है बैरियर मेथड, क्या है दूसरा, बैरियर मेथड। तीसरा है आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। चौथा है हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, चौथा है हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। छठवा है इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल। और छठवा है दैट इज सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, या इसी को बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन। ये सब हमारे पास मेथड है। अब इसमें से हमारे पास दो को कई बार इंटरमिक्स करके या स्टेटमेंट को मिक्स कर सकता है, इसका इसके साथ, इसका किसी के साथ भी इंटरमिक्स कर सकता है, और किसी के साथ हमारे पास को स्टेटमेंट पूछ सकता है, पहला दूसरा सही है कि तीसरा चौथा सही है या गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास फ्रॉम दिस टॉपिक। सबसे पहले हम लोग डील करेंगे नेचुरल मेथड। इसके साथ दिक्कत क्या थी, प्लस पॉइंट क्या है, इसको चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द अंडरस्टैंडिंग, सभी सोशल सभी चीजों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला हमारे पास है नेचुरल या ट्रेडिशनल। किसी को नहीं समझ में आएगा वो बिना हेजिटेशन के पूछ सकता है, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। वी आप सभी लोग अप्रॉक्स एडल्ट के पास हो या एडल्ट हो चुके हो, मोर और लेस 17 और 18 ईयर्स, फ्यू आर ऑल्सो 16 ईयर्स, बट कोई नहीं। इस केस में हमारे पास बट सभी के सभी प्यूबर्टी क्रॉस कर चुके हैं। हमारे पास क्या है तो समझना जरूरी है, नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है इसके अंदर पीरियोडिक एब्सटिनेंस, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिदमिक मेथड। ये देखो इस मेथड क्या है, जो रिदमिक मेथड हमारे पास होने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके पीछे हमारे पास बहुत सारा रीजन है। ये कारगर है लेकिन तब जब हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, प्रॉपर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हो। ये क्या है, हमारे पास क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, जो कि एक तरह से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, बट ये कारगर भी है अगर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है तो। बट ये हमारे पास इसमें हाई प्रेगनेंसी रिस्क होता है, हाई प्रेगनेंसी रिस्क, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, हाई प्रेगनेंसी रिस्क, पहले मैंने लिख दूं इसका प्रेगनेंसी रिस्क क्या है, हाई है। क्यों है उस चीज को हम लोग समझते हैं। जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े थे तो मैंने वहां पे बताया था कि 14th डे पे क्या होता है, ओवुलेशन, याद है सभी को, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है। 14 डे पे क्या होता था हमारे पास, ओवुलेशन। तो हम लोग मान के चलते हैं वहां पे हमारे पास स्पर्म का सर्वाइवलिटी क्या होता है, समटाइम 72 आवर्स, समटाइम 40 आवर्स, 2 डे तो मिनिमम मानते हैं हम लोग, 2 to 3 days। अब क्या होता है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, ओवम के सर्वाइवलिटी पीरियड क्या होता है, 1 डे, अप्रोक्स मान के चलो 1 डे, 24 आवर, ठीक है। और एक चीज मैंने बताया था, सभी को होप सो याद हो, कि हमारे पास ओवुलेशन डेट कैसे निकालते हैं, ल्यूटियल फेज फिक्स होता है। ल्यूटियल फेज कितने दिन का होता है, 14 days सर। ठीक है, वेरी गुड। ल्यूटियल फेज कितना होता है हमारे पास, 14 डेज, ये फिक्स होता है। बट इसके पहले वाले दोनों फेज क्या होते हैं हमारे पास, फिक्स नहीं होते हैं, फीमेल टू फीमेल वेरी करते हैं, फीमेल टू फीमेल क्या करते हैं, वेरी करते हैं। हम लोग टिपिकली मान के चलते हैं 28 डेज की साइकिल, जिसमें से 14 घटा देते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 14 डे पे ओवुलेशन हुआ, ठीक। ये एक आइडियल कंडीशन है, एक आइडियल फीमेल जिसका मेंस्ट्रुअल 28 डेज का है।
ये हमारे पास किसी में 30 डेज हो सकता है, किसी में 35, किसी में 25, किसी में समटाइम इट गोज टू 40 डेज भी। तो उस केस में हम लोग अगर इस पे भरोसा करें तो हो जाएगी प्रॉब्लम। जो हमें डाटा दिया है कि कब से कब फर्टाइल पीरियड का डाटा दिया है 10 to 17, इसी वजह से ये जो वेरिएशन है 10 to 17 डेज, इस समय हम लोग यानी कि जो कपल है वो क्या करने से बचे, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जब हमारे पास इस दौरान हमारे पास अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटेंट होने से कांटेक्ट होने से बचे कब, 10 to 17 डेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड। बट इस फर्टाइल पीरियड की प्रॉब्लम क्या है कि ये डायरेक्टली डिपेंड है इन सारे फैक्टर्स पे, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड है। अगर इसमें बिल्कुल भी चूक होता है, अगर आपने मान लो एक फीमेल है, अभी उसकी साइकिल इस मंथ 28 डेज की, अगली बार 35 डेज की होगी, अगर इस दौरान अगर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट कर लेता है तो उसमें हमारे पास प्रेगनेंसी चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए ये मेथड बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। बहुत ज़्यादा मेथड क्या है हमारे पास, कारगर नहीं है। यानी कि ये कॉन्सेप्शंस को नहीं रोक सकता। किसको, कॉन्सेप्शन को बहुत ही ज़्यादा रोक नहीं सकता। कॉन्सेप्शन लिखा हूं मैंने, कॉन्ट्रैप्शन नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्शन को ये बेचारा रोकने में असमर्थ हो जाता है। कौन सा, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। फर्टाइल पीरियड याद रखना है आपको, कितना होता है, 10 to 17 डेज। इस दौरान अगर कोई पर्सन है, करता है, तो उस केस में हमारे पास अगर किसी को बेबी चाहिए तो इस दौरान 10 to 17 डेज, या फिर ऐसा अगर डॉक्टर लैंग्वेज में जाओगे तो वो लोग 12 to 15 डेज तक बोलते हैं लगातार, 1 डे हाफ हाफ, मतलब एक दिन छोड़ के एक कॉपुलेट। तो हमारे पास प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर उनको ये नहीं करना है तो इस दौरान ना करें, तो हमारे पास प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। बट श्योरिटी नहीं दे सकते क्योंकि हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि कब एवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि ये वेरी करता है मंथ टू मंथ। बहुत ही ज्यादा फीमेल अगर कंसाइज है, मतलब अपने को लेके वो है, तो हमारे पास ये थोड़ा कारगर होता है। अगर फीमेल को एग्जैक्टली पता है कि कब हो रहा है, कितने डेट तक ये चला, कितने डेट को एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन कब होता है, उस केस में कुछ हार्मोनल डिसबैलेंसेज होते हैं, तब पता चलता है। बट वो सभी फीमेल्स को भी फील नहीं होता, सम टाइम दे जस्ट नॉर्मली। हाँ सुजन, हाँ सूरज। सर ये जो दो ओवम वायबिलिटी होती है वो तो सर एक एक ही दिन की होती है ना, तो ये सर 7 दिन का गैप। 7 दिन का गैप बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कई बार हमारे पास मान लो सपोज कि हमें मेल को तो नहीं पता है ना, कि अगर मैं बोला कि इसके ये तभी कारगर होगा जब दोनों पार्टनर उतना ही सेल्फ कॉन्शियस हो गए, जब आपस में उतना ही बात करते रहेंगे। तो हमारे पास मान लो 7 दिन का गैप इसलिए है, इसलिए ज्यादा करके बढ़ा के दिया गया है कि हमें कोई कॉपुलेशन कब कर रहा है, 3 डेज तो वो जोड़ लो कि हमारे पास स्पर्म की वायबिलिटी क्या है, 10, 11, 12, 13। अब फीमेल को भी नहीं पता होता है कि हमारे पास ओवुलेशन कब हुआ। फीमेल 12 से लेके 17 तक, 12 से 17 के बीच में कभी भी ओवुलेशन हो जाता है, उन्हें नहीं पता होता है। उन्हें तब पता चलेगा जब वो टेस्ट कराएंगे। अब कोई बार बार हर महीने तो टेस्ट कराने जा नहीं सकता है। तो इस वजह से ये गैप को थोड़ा लंबा लिया गया, फर्टाइल पीरियड को 10 से 17। ठीक है, तो ये इस वजह से चीजों को ज्यादा लिया गया। तो ये बहुत ही ज्यादा कारगर नहीं है, पहले ध्यान रखना, इससे कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकता। दूसरा आता है क्वाइटस इंटरप्शन। किसी को कोई डाउट, यानी कि सिंपल बोलो, पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या है, फर्टाइल पीरियड में अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना, जिसके वजह से क्या होता है, हमारे पास प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, अगर कोई करता है तो चांसेस बहुत बढ़ जाता है, बट ये इफेक्टिव नहीं, पहले मैं लिख दिया। हाई रिस्क होता है क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं होता। जरूरी नहीं है कि मेल पार्टनर इतना उससे डिस्कस करें, जरूरी नहीं है कि हमारे पास फीमेल आफ्टर द मैरिज इतना डिस्कस करने के बाद दे सेक्सुअल कॉन्टेक्ट कर ले। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या हो, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों पार्टनर बहुत ही ज्यादा
इसके बारे में वेल नोन हो, सभी को पता हो। बहुत सारे फीमेल्स को एग्जैक्टली अभी भी लोगों को नहीं पता होता एग्जैक्टली। जो पढ़े हैं उनको तो पता है, जो या फिर हमारे पास जो आर्ट साइड है, फिर जिनको एग्जैक्टली उन्हें डेट भी नहीं याद रहता है कि कब हमारे पास आ रहा है या फिर कब आया था लास्ट डेट। बहुत लोग को याद रहता है, बहुत लोगों को नहीं याद रहता, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। दूसरा हमारे पास क्वाइटस इंटरप्शन। क्वाइटस इंटरप्टस यानी कि क्या हो जाना, विड्रॉल कर लेना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं। विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन या ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स withdrawal of penis, withdrawal of penis from the vagina before ejaculation. सीमेन ejaculation से पहले, सीमेन ejaculation, सीमेन ejaculation से पहले हमारे पास सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस का विड्रॉ कर लेना, ये क्या होता है हमारे पास, कोइटस इंटरप्शन। बट इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये नेक्स्ट टू, मतलब नॉट इम्पॉसिबल बट नेक्स्ट टफर। ये क्या होता है हमारे पास, जरूरी नहीं है कि सारे मेल इसको कंट्रोल कर पाए। मेल कांट सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मेल के लिए बहुत ही बड़ा टफ टास्क होता है। अगर मेल ने सेल्फ कंट्रोल करके ऐसा कर भी लिया तो भी हमारे पास चांसेज है फीमेल को क्या होना, प्रेग्नेंट होने का। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी हमारे पास सीमेन रिलीज होने वाला होता है तो यहाँ पे एक और चीज रिलीज होता है, प्री इजैकुलेटरी, जैसे कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन। अब इसमें हमारे पास सीमेन होने के चांसेज हो सकते हैं। इस प्री इजैकुलेटरी जो रिलीज होता है इसमें भी हमारे पास सीमेन होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सिक्रेशन होता है। उसमें क्या होता है, नॉट जेली लाइक, ट्रांसपेरेंट सिक्रेशन होता है, थोड़ा सा थिकर होता है वाटर से। अब इससे क्या होता है हमारे पास, इसमें भी स्पम्स देखा जाता है, इसमें भी स्पम्स होता है। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास आपने कोइटस इंटरप्शन कर लिया तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो गए। तो उस केस में भी हमारे पास ये भी बहुत ही ज्यादा क्या है, ये तो बहुत ही ज्यादा क्या है, अनसेफ है। अनसेफ किस मामले में, प्रेगनेंसी के मामले में, ठीक है। बट इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट, इसका भी नो साइड इफेक्ट। बट प्रॉब्लम क्या है, ये सेफ नहीं है। ये प्रेगनेंसी को श्योरिटी नहीं दे सकती है, या प्रेगनेंसी से बचा नहीं सकती, प्रिवेंट नहीं कर सकता। कौन, क्वाइटस इंटरप्शन। क्यों, सभी को रीजन समझ में आएगा, क्योंकि हमारे पास एसर्शन रीजन में भी क्वेश्चंस आ सकता है। क्लियर है सभी को। दो रीजन मैंने बताया, एक मेन सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि डेट टाइम हमारे पास हार्मोन पीक पे रहता है और वहां पे हमारे पास बॉडी एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा रहती है, इसलिए हमारे पास सेल्फ कंट्रोल जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास प्री इजैकुलेटरी जो लिक्विड है उसमें हमारे पास सीमेंस हो जाते हैं, जिसके वजह से भी हमारे पास प्रेगनेंसी के चांसेस हो जाते हैं। ये दो चीज था जो कि हमारे पास इसको खराब कर देता है। तीसरा है हमारे पास लैक्टेशन एमनोरिया। लैक्टेशन एमनोरिया, अब देखो यहाँ पे दो वर्ड है, लैक्टेशन मिल्क प्रोडक्शन मतलब मिल्क, और दूसरा एमनोरिया का मतलब होता है absence ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। absence ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जब तक हमारे पास लैक्टेशन होगा तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो यानी कि अल्टीमेटली इस दौरान हमारे पास, यानी कि जब तक फीमेल
मान लो फीमेल क्या है, मदर बन गई। मदर बनने के बाद ये पीरियड ध्यान रखना 6 मंथ तक, जो कि माना जाता है कारगर काम करता है। 6 मंथ तक हमारे पास कोई फीमेल है तो वो क्या कराती है, लैक्टेट कराती है। इस 6 मंथ तक हमारे पास फीमेल को कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल एक्टिविटी नहीं होती है। मैं किसी डिजीज या किसी तरह का हार्मोनल डिसबैलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। इस केस में हमारे पास 6 मंथ तक फीमेल को नहीं होता है। तब तक क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास लैक्टेशन होता है, वहां पे प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट ज्यादा रहता है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, उसके बाद से हमारे पास अगेन से 6 मंथ के बाद हमारे पास प्रेगनेंसी बोल रहा हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जब तक फीमेल लैक्टेशन कराती है, और इसका जो वैल्यू है, हाँ सूरज। सर ये जो आप टाइम पीरियड बता रही है, पार्चुरेशन के बाद का टाइम पीरियड है। हाँ मतलब वही पार्चुरेशन के बाद जब बेबी प्रोड्यूस हो जाता है। तो लैक्टेशन कब होगा, जब बेबी प्रोड्यूस होगा, उसके पहले तो होगा नहीं ना। लैक्टेशन उसके पहले तो होगा नहीं। तो जब हमारे पास 6 मंथ का जब बेबी प्रोड्यूस हो गया, यानी कि लैक्टेशन जब तक आप करा रहे हो 6 मंथ, वो ये टाइम पीरियड फिक्स है। किसी किसी फीमेल में अप टू द 1 ईयर भी चला जाता है, कि 1 साल तक हमारे पास देखा जाता है कि हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही। बट ये सबके केस में नहीं हो सकता है, ठीक है। इफेक्टिव जो पीरियड कितना है हमारे पास, 6 मंथ। कितना मानते हैं हम लोग, 6 मंथ। बट ये किसी में जनरल भी, इन जनरल भी 7 8 9 मंथ भी हो जाता है। 9 मंथ तक हमारे पास मेंस्ट्रुअल एक्टिविटी नहीं होती। जब तक मेंस्ट्रुअल एक्टिविटी नहीं होगी तब तक प्रेगनेंसी की चांस नहीं होगी। लेकिन जो हमें एग्जैक्ट डाटा है वो कितना है हमारे पास, 6 मंथ। ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास, प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। ये क्या 6 मंथ तक क्या होता है, एक वर्ड लिख लेंगे हम लोग, प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। कितने मंथ तक, 6 मंथ तक, ये याद रखना। नो साइड इफेक्ट। बट अगेन से फेल्योर होने के चांस क्या है हमारे पास, ज्यादा है। क्योंकि इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद हमारे पास कोई भी चांसेस नहीं है किस चीज का, लैक्टेशन एमोनेरिया का। उसके बाद हमें नहीं पता है कि 7 मंथ, कई बार होगा कि आपको मतलब लैक्टेशन हो रहा है या फिर लैक्टेशन कम हो गया बट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरुआत हो जाती है, मतलब प्रोग्रेस हो जाता है। उस केस में हमारे पास क्या हो जाते हैं, मदर प्रेग्नेंट हो जाएगी, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी, नॉट मदर। ये था हमारे पास कहानी नेचुरल मेथड की। किसी को कोई डाउट, अरे 9 बज गया क्या। देखो नेचुरल मेथड के सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को भेज दूंगा, जितने भी हम लोग आज तक पढ़े, आप लोग उसको सॉल्व कर लेना। किसी को कोई डाउट, बालक जल्दी जल्दी बोल दो। नो सर। पक्का ना। यस यस सर। विवेक क्या लिख रहा है। सर। बाकी कल बैरियर मेथड पढ़ेंगे तब बताया जाएगा सूरज। इस पर 4 थे, क्या 4 थे बालक, सूरज क्या 4 थे। सर आप वो क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना तब, अच्छा हाँ हाँ। चैप्टर के। हाँ अच्छा हाँ। 10 से 4, चलो ठीक है। देख कर जाओ, गुड नाइट।